नौजवान साथियों, आपको मेरा सादर प्रणाम। घर पर आई हूँ, आप लोग घर वाले खुलकर बातें हैं। मंच पर बैठे हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, मेरे पिता तुल्य, किसी को चाचा कहती हूँ, किसी को ताऊ कहती हूँ, समाजवादी पार्टी के हमारे युवा साथी, यहाँ पर जनशक्ति किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और वो तमाम लोग जो आज अंबेडकर तिराहे के ऐतिहासिक पल पर खड़े हैं। यहां पर कहा गया जरूरी चुनाव है, चुनाव दिशा और क्योंकि फरेंदा में हूं, क्योंकि अपने घर में हूं, आपसे बात मैं खुलकर करूंगी और सच बोलूंगी। बोलूं सच। इसी फरेंदा के तिराहे पर, यही पहली मंजिल पर हर्षवर्धन जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की। एक जवान लड़का फरेंदा आता है और आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपका समर्थन, आपका साथ मिलता है, आप उसको अपना विधायक बनाते हैं। एक बार नहीं, दो बार आप सांसद उनको चुनते हैं और उसके लिए मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार जिंदगी भर अपनी अंतिम सांस तक आपका ऋणी रहेगा। क्योंकि यह सच है कि फरेंदा से हमारा संबंध राजनीतिक नहीं, महाराजगंज से मेरा संबंध राजनीतिक या चुनावी नहीं है। महाराजगंज घर है, फरेंदा वो जगह है जहां पर बचपन की बड़ी प्यारी यादें जुड़ी हुई है। अशोक चौरसिया जी के दुकान पर जाकर खाने की यादें जुड़ी हुई है, यहीं पर खाने की तमाम ऐसी यादें हैं फरेंदा से। लेकिन चुनाव के मुहाने पर यह देश है, 10 साल बाद प्रचंड बहुमत की सरकार चलाने के बाद इस देश का प्रधानमंत्री आपके सामने आकर तीसरा टर्म मांग रहा है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा होकर आपसे मौका मांग रहा है। क्या ये चुनाव, क्या ये चुनाव 5 साल में होने वाला अधिकार है जहां लाइन में लगेंगे, वोट डालेंगे, स्याही लगेगी और किसी ना किसी को अपना सांसद चुन लेंगे, कोई ना कोई सरकार बन जाएगी? ऐसा नहीं है। यह आम चुनाव नहीं है। सबसे जरूरी, सबसे निर्णायक और सबसे बहुत ही निर्णायक चुनाव होता है और इसमें आपकी भूमिका कारगर है। यह चुनाव तय करेगा कि क्या यह देश एक आदमी की मर्जी से चलेगा या संविधान से चलेगा। यह चुनाव तय करेगा कि मजदूरों की बात से चलेगा, आदमी के मन की बात सुनी जाएगी, 240 करोड़ की जनता की बात करेगा। और सबसे जरूरी और निर्णायक है, ये चुनाव करेगा कि क्या ये देश संविधान से चलेगा, उस संविधान से जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश को दिया, गांधी ने देश को दिया, जिसको नेहरू ने, जिसको पटेल ने, जिसको बोस ने, जिसको आजाद ने, जिसको भगत सिंह ने देश को दिया। और क्या है संविधान? यह संविधान की छोटी सी किताब है, ये संविधान का शब्द है। क्या है ये संविधान? ये संविधान कि मैं और आप फरेंदा का सबसे गरीब आदमी और इस देश का सबसे अमीर आदमी एक लाइन में खड़ा होकर ये संविधान की देन है, संविधान की देन है। क्या बच्चे के पास भी एक ही वोट है और फरेंदा में रिक्शा चलाने वाले के पास भी एक ही वोट है। ये संविधान की देन है कि दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, पुरुष सबको एक समान मानता है। यह संविधान आपसे बैर नहीं करता। यह संविधान तय करता है कि आप दलित हो,
किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आप एक बराबर हैं। संविधान को बचाने वालों और संविधान को समाप्त करने वालों के बीच की है। ये छोटी लड़ाई नहीं है। और इंडिया गठबंधन ने तय किया है इस संविधान को बचाने के लिए अगर हमें अपनी प्राण की बाजी भी देनी पड़े तो हम जान की कुर्बानी देने को तैयार है। लेकिन इस संविधान के साथ, इस संविधान का हित, इस संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। ये राहुल गांधी का वादा है, ये अखिलेश यादव का वादा है, ये तेजस्वी यादव का वादा है, ये स्टालिन का वादा है, ये सबका वादा है। और इसलिए मैं कहती हूं, अपने वोट की ताकत को पहचानिए। आपने 10 साल प्रचंड बहुमत की एक सरकार बनाई, 10 साल में प्रचंड बहुमत की सरकार चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी। अगर प्रचंड बहुमत की सरकार चाहती तो आपके लिए रोजगार बना। लेकिन 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी मेरे देश के युवाओं पर लादने वाली सरकार को निकाल फेंकना है। इस सरकार ने महंगाई इतनी कर दी कि आज गरीब मध्यम वर्ग के व्यक्ति के लिए जीना मुश्किल हो गया है। आटा पर, दही पर, पढ़ाई पर, दवाई पर, हर चीज पर टैक्स है। आप अगर कम कमाते हैं तो आप रात की रोटी कम खाएंगे। ये हाल कर दिया इस सरकार ने। इस सरकार ने 2 हिंदुस्तान बनाए हैं। और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, हर्षवर्धन जी की वो किसी के हिंदुस्तान बनाए हैं नरेंद्र मोदी ने। और नरेंद्र मोदी के एक हिंदुस्तान हमारा किसान भाई 27 रुपए। इस हिंदुस्तान में 20% आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर कर रही है। अभी दुकान पर चले जाइए, पानी की ये 2 बोतलें नहीं मिलेंगी 46 रुपए पे। ये हाल कर दिया है इस देश का। 2 हिंदुस्तान बनाए हैं। एक वो हिंदुस्तान जो टीवी पर आपको चकाचौंध दिखाएगा, जो दिन भर मोदी 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 की चांदसा पड़ेगा। और एक वो हिंदुस्तान जहां पर ठीक हो जाएगा और लड़के खड़े होकर प्रोटेस्ट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे तो उनको लाठियों से पीटा जाएगा। एक वो हिंदुस्तान जहां पर किसान अपने हक की लड़ाई लड़ेगा तो उसके रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, कीले मरवानी जाएगी, ये हिंदुस्तान बनाने का काम किया। एक औरत हूं और यहाँ पर तमाम औरतें मेरे सामने बैठी, आपकी बेटी हूं, इसलिए एक वो हिंदुस्तान बना जहां पर जब बेला मेडल लाई तो उनसे पहले, सबसे पहले फोटो खिंचाने लपके हुए मोदी जी पहुंचे, उनका हाथ मिलाया, उनका हाथ उठाया। और जब उन्हीं बेटियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया तो संसद से 500 मीटर की दूरी पर उनको सड़कों पर घिसटवाया, उनको बूटों के तले रौंदा और उनके आरोपी के साथ खड़े रहे। 2 हिंदुस्तान बनाए हैं। हाथरस हो या लखीमपुर हो, उन्नाव हो या शाहजहांपुर हो, गुजरात की बिल्किस देश की बेटी हो या अंकिता भंडारी देश की बेटी हो, जो बीजेपी के मेंबर है। इस औरत, इस देश में औरत को 2 दर्जा देने का काम इस सरकार ने किया है। वो भूल गए ये हिंदुस्तान है। यहाँ अगर माँ के पैरों के तले जन्नत है तो यत्र नार्यस्तु पूज्यते देता भी है। इस देश की आधी आबादी, इस देश की आधी आबादी अपना पूरा हक मांगेगी। आप 2 हिंदुस्तान जो आपने बनाए हैं उसको खत्म करेंगे यहाँ के लोग। ये देश सब कुछ सहता है। और थोड़ी बात करके मैं अपने मैनिफेस्टो की, कांग्रेस की बात करना चाहती हूँ। ये देश सब कुछ सहता है। ये देश अत्याचार भी सह लेता है, ये देश गरीबी सह लेता है, ये देश भूख सह लेता है, ये देश एक चीज नहीं सहता। और जनता को प्रजा समझने की भूल करना नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी भूल है। और यही जनता जिसने आपको बड़े प्यार से चुना था 14 में, वो उतने ही प्यार से आपकी रुखसती, आपकी विदाई के लिए पूरी तरह से तैयार। मैं बात करना चाहती हूं, 6 चरण हो चुके हैं। यहां पर विजय चाचा ने बताया कि मैं हिमाचल से आ रही हूं। मैं हिमाचल के पहले पंजाब में थी,
पंजाब के पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, तमाम जगह, उड़ीसा, असम, बिहार, झारखंड, हर जगह से आ रही है। से 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस देश के प्रधानमंत्री 4 जून को नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। और जहां जाओ, जिस जगह हो, वहां पर इतनी उत्साहित, इतनी हर्षोल्लास नहीं दिखी है। जनता का जन सैलाब आ रहा है, जन समूह आ रहा है। आसान नहीं होता है बल्लियां तोड़ के अपने लीडर के पास पहुंच जाना, लेकिन हाजीपुर और प्रयागराज की जनता ने किया। जनता समझ चुकी है, जनता बन चुकी है। और मुझे दिनकर की वो लाइन याद आती है, सर्दियों की ठंडी बुझी रात सुबह थी, धरती सोने का राज पे निकला है, तो रात समय के जनता आती है। पहचानिए अपनी ताकत को। मैं आपको बता रही हूं, बहुत बड़ा होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जनता कितना बड़ा बदलाव करने जा रही है। यहाँ पर थोड़े बड़े हैं, जो कम उम्र के घर पर जाकर पूछेगा, जो थोड़े बड़े हैं उनसे जरूर कह सकती हूँ। 2004 में ऐसे मीडिया चमकता था, ऐसे ही मीडिया दिन भर इंडिया दिखाता था, ऐसे ही मीडिया सवाल पूछता था। और उसके बाद कांग्रेस की यूपीए सरकार बनी, शिकस्त दिया, 10 साल ऐसी सरकार चलाई इस देश का प्रधानमंत्री पहले चरण में प्रधानमंत्री को रोजगार नहीं रहा था। पहले चरण में प्रधानमंत्री को मटन, मछली, मुर्गा, मुस्लिम लीग नजर आता है। दूसरा चरण आया, इस देश का प्रधानमंत्री, और शर्म आती है ये कहते हुए, इस देश के करोड़ों ऐसे बुजुर्ग हैं जो दाम्पत्य का संबंध निभाते निभाते अपने प्राण त्याग देते। वो मंगलसूत्र की बात करने लगे, वो भैंस की बात करने लगे। किस फिजूल की बातों को मोदी जी इस चुनाव में ले आए। तीसरा चरण आया, अपने जिगर के कलेजे, अपनी आंखों की पुतली अडानी अंबानी के बारे में कहने लगे। बोरों में टेम्पो में लाद काला धन बांटा जा रहा है। अगर काला धन बढ़ रहा है तो कहां है आपकी ईडी, कहां है आपकी सीबीआई, कहां है आपकी पुलिस, कहां है आपकी इनकम टैक्स? में जानना चाहती हूं। आपने तो वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, इधर से आओ आप भ्रष्टाचारी हो, उधर से निकल जाओ सर्फ से धुलकर, दाग धब्बे साफ, गंगा में गोता लगाकर बीजेपी की वॉशिंग मशीन के खिलाफ आती रही। चौथा चरण आया, आपने पिक्चर देखी है अमिताभ खान, उसमें क्या होता था, आज का वो काल भूल जाता था। मोदी जी गजनी बन गए। मोदी जी ने इंटरव्यू में कहा, अगर मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मैं राजनीतिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूं। अरे प्रभु, आपकी सारी राजनीति और आपका सारा वजूद हिंदू मुसलमान कर है। 10 साल प्रधानमंत्री रहकर, 12 साल मुख्यमंत्री रहकर आप चुनाव मुद्दों पर नहीं लड़ सकते हैं। आप बार बार हिंदू मुसलमान पाकिस्तान करते हैं, आप बार बार विष बोते हैं, आप बार बार जहर की खेती करते हैं। ये असलियत है आपकी। 5वां चरण आया और 5वें चरण तक मोदी जी के सामने पिक्चर बिल्कुल साफ थी। साउथ में साफ हो गए, नॉर्थ में हाफ हो गए, अब लगे घबराने। अरे भैया, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, पूछा जाएगा अडानी घोटाला, पूछा जाएगा चंदा दो धंधा दो वसूली, गोमांस वाली कंपनी से जो मैं चंदा ले रहा था, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक पत्रकार से कहा, मैं बायोलॉजिकली नहीं हूं, मैं परमात्मा के हूं और परमात्मा की शक्तियां मुझ में अंदर है। अच्छा मोदी जी, परमात्मा की शक्तियां हैं, क्यों भेजा आपको परमात्मा ने? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी करने के लिए, महंगाई से लोगों को बदला देने के लिए, गरीबों को और गरीब बनाने के लिए, महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए, किसानों के ऊपर
चिलचिलाती धूप में पैदल चलवाने के लिए, इसलिए भेजा है। मोदी जी कहते हैं नहीं, मुझे परमात्मा ने भेजा है अडानी को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाने के लिए। और उनको पता है कि जब हमारी सरकार बनेगी, जब ईडी पहुंचेगी उनके पास, तो वो कहेंगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, परमात्मा ने करा दिया अडानी जी के लिए, इसलिए वो ये बोलने लगे। और छठा राउंड आते आते इस देश के प्रधानमंत्री ने वो काम किया जो किसी राजनेता ने आज से पहले नहीं किया था। इस देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी मंच से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे पता चल गया या तो मोदी जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है या वो बेहयाई इतनी कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी आगामी हार दिख रही है। मुजरा शब्द का प्रयोग आप सब लोग है, आप सबके घर पे मां है, बहन है, बेटियां है, पत्नी है। ये शब्द का प्रयोग देश का प्रधानमंत्री कर रहा है और ये कुछ नहीं, ये दिखाता है कि औरत को कितने दोयम दर्जे का समझते हैं। बहुत सारी बातें हो गई उनके बारे में और ज्यादा बात करनी जरूरी नहीं है क्योंकि मुझे पता है परिवर्तन का मन आपने बना लिया है, ये मैं जानती हूं। मैं जानती हूं कि आपके सांसद पंकज चौधरी की रुखसती और आपने भी महाराज में कर लिया। मैं कुछ बातें हम क्या कर रहे हैं के बारे में बताती हूं। हमारा न्याय पत्र है और इस न्याय पत्र में 15,329 शब्द है और ये न्याय पत्र हमने कमरे में बैठकर नहीं बनाया है। ये न्याय पत्र राहुल गांधी जी ने जब 4,500 किलोमीटर की पदयात्रा करी कन्याकुमारी से कश्मीर, जब अजनबियों से मिले, किसानों से मिले, श्रमिकों से मिले, युवाओं से मिले, जिससे मिले, उसके मन की अपेक्षा, उसकी आशा, उसकी दिक्कतें, उसकी जब वो मणिपुर से यात्रा करते हैं और जिससे मिलते हैं उसका प्रतिबिंब है हमारा ये न्याय पत्र और इसके 5 बड़े न्याय के स्तंभ है। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ, तो कहा जाता था 56 इंच की छाती वाले, 56 इंच की छाती में चूहे का कलेजा है और चूहे का कलेजा नहीं होता तो एक साल से जड़ते हुए नहीं पकड़ जाएगी। इस देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत लद्दाख जाने की नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए नहीं बोल सकता, किसानों की दवाई नहीं बोल सकता। ये है चूहे का कलेजा। 5 न्याय के स्तंभ है, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। युवा न्याय में और युवा मतलब की बात है, युवा न्याय में हमने संकल्प लिया है कि हर समस्या का सृजन जो पिछले 10 सालों में हुआ है उसका खात्मा हम करेंगे सरकार बनाकर। 30 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार में खाली पड़ी हुई, अगर नौकरियां भरी जाती तो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को आरक्षण के तहत नौकरी मिलती, युवाओं को नौकरी मिलती, सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को नौकरी मिलती। लेकिन पद खाली पड़े 10 साल से, क्यों खाली पड़े? हम आपको वचन देते हैं सरकार बनेगी और 15-10 से 30 लाख सरकारी पदों को फटाफट भरने का काम हम करेंगे। हम वचन देते हैं डिग्री और डिप्लोमा धारकों को, डिग्री और डिप्लोमा धारकों को मैं कहना चाहती हूं कि ऐसा स्टाइपेंड प्रोग्राम करेंगे, ट्रेनिंग ऐसी होगी कि आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको 1 लाख रुपए सालाना कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। मैं जोगियाबारी जब जाती हूं और कभी कभी सुबह सुबह मैं देखती हूं, आजकल बिल्कुल नहीं दिखते हैं, पहले 3-4 बजे सवेरे लड़के, यंग लड़के जंगल की तरफ दौड़ते हुए बूट पहनकर आर्मी की तैयारी करते हुए। नरेंद्र मोदी ने टीचर, डॉक्टर सब संविदा पर, उसी तरह से भारत की सेना को भी पेपर कर दिया। जो सैनिक 60 डिग्री के टेम्परेचर में रेगिस्तान के तपती हुई रेत में खड़ा होकर इस देश की रक्षा कर रहा है, वो भाड़े पर नहीं हो सकता। सियाचिन की हड्डी गलाने वाली ठंड में खड़ा सैनिक 4 साल में रिटायर नहीं हो सकता। और कितनी बड़ी विडंबना है, 73 साल का प्रधानमंत्री हर होर्डिंग से आपसे कह रहा है मुझे 5 साल और दे दो, और आपके जैसे 24 साल के युवा को कहता है रिटायर हो, घर चलो। इसलिए हमारा प्रण है हम अग्निवीर को फाड़ कर देंगे और जैसे सेना में नियुक्ति होती थी वैसे नियुक्ति होती। पेपर
पेपर लीक बहुत बड़ा बिहार में, झारखंड में पेपर लीक में सारे परिवारों के सपने ध्वस्त हो जाते हैं। और हमने तय किया कि पेपर लीक के खिलाफ ऐसा कानून बनेगा जिससे पेपर लीक माफिया का अंत हो। बात करना चाहती हूँ महिलाओं की, इस देश की आधी आबादी, गरीब महिलाओं के खाते में ये कांग्रेस का वादा है, ये हमने कर्नाटक में किया है, ये हमने तेलंगाना में किया है, और ये अब हम आपसे वादा करने जा रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही अगले महीने से गरीब महिलाओं के खाते में 8500 रुपए महीना मतलब लाख रुपए साल का खटाखट 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 हम डालने जा रहे हैं। अगर आपत्ति हो मोदी जी को, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस देश के गरीब के लिए जब कुछ होगा तो बढ़ा। आपने 16 लाख करोड़ किसानों के माफ नहीं किए, आपने 16 लाख करोड़ अपने पूंजीपतियों के माफ किए। इसलिए अब मैं किसानों की बात करती हूँ, किसान न्याय की बात करती हूँ। किसान दिल्ली की सरहद पर 700 किसानों ने दम तोड़ दिया, एमएसपी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी जो फसल है उसका उचित मूल्य दे दीजिए। किसानों ने कहा हमारे ऊपर कर्ज बहुत है, कुछ राहत दीजिए। इन्होंने नहीं किया। हम 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों के माफ किए हैं, किसानों की कर्जा माफी हम करेंगे, पहले भी की थी, दोबारा से करके दिखाएंगे। किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे और खेती को जीएसटी से मुक्त करेंगे। ये कांग्रेस का वादा है, किसी का जुमला नहीं। श्रमिकों के लिए मनरेगा से हमने ग्रामीण भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली, और मनरेगा से ही अब हम फिर से एक ऐतिहासिक चीज करने जा रहे हैं। मनरेगा का मानदेय बढ़ाकर 400 रुपए दिन का होगा। इस देश में 25 लाख की एक हेल्थ बीमा लाने जा रहे हैं, जैसी हम राजस्थान में चलाते थे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया, 5 किलो राशन देकर आपके ऊपर एहसान जताया जा रहा है। ये एहसान नहीं है, ये अधिकार है जो आपको कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाकर दिया है। हक से मांगिए, ये राशन आपका है, और 5 किलो नहीं, अब 10 किलो की सरकार आपको देने जा रही है। और अंत में मैं बात करना चाहती हूँ सबसे ऐतिहासिक, सबसे क्रांतिकारी चीज, और वो है जातिगत जनगणना। आपके पैर में चोट लग जाए और आप डॉक्टर के पास जाइए, और डॉक्टर ये कैसे तय करेगा कि आपके प्लास्टर चढ़ेगा या बैंडेज होगा, मोच आई है या पैर टूटा है, ये तय करने का काम सिर्फ और सिर्फ एक्सरे करता है। और जातिगत जनगणना वही एक्सरे है जो अब हम करने जा रहे हैं। इस देश में जातिगत जनगणना होगी तो जातिगत जनगणना से आपको पता चलेगा इस देश में कितने गरीब हैं, कितने गरीब सामान्य वर्ग के हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने दलित हैं, कितने पिछड़े लोग हैं। पता चलेगा कि नीति निर्माण कैसा होना चाहिए, पता चलेगा कि इनके लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं। ये राहुल जी का प्रण है, ये अखिलेश जी का प्रण है, और हम ये पूरा करेंगे। इस देश में जातिगत जनगणना करेंगे, हाशिए पर पड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम हम करेंगे। मैं कुछ बातें कहकर अपनी बात अंत करूंगी। सवाल पूछा जाता है 70 साल कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल कांग्रेस ने हर वो संस्था बनाई, हर वो संस्थान बनाए जिसको आपने अडानी के हवाले कर कर इस देश को कर्जे में डुबो दिया। 55 लाख करोड़ का कर्जा था जब मोदी जी आए थे, आज 205 लाख करोड़ का कर्जा है। आप सबके सर पर 1.25 लाख का कर्जा इस देश के प्रधानमंत्री ने किया। रुपया 58 पर दिया था, उसको 84 पहुंचा दिया। पेट्रोल 60 पर था, शतक लगवा दिया। अरे कड़ुआ तेल 90 रुपए का था, उसको 220 करा दिया, फी तिगुनी कर दी। कैसे गरीब आदमी जिए। तो 70 साल कांग्रेस की सरकारों ने इस देश को संजोया, गरीबों के लिए काम किया, ऐसी स्कीम बनाई जिससे उनका भला हुआ। जब नेहरू जी 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तो आपकी तरह रोना नहीं रोया। उन्होंने आजाद भारत में नींव रखी एक प्रगतिशील भारत की। उन्होंने आईआईटी बनाए, आईआईएम बनाए, एम्स बनाए, पार्क बनाया, इसरो बनाया, बाखरा नंगर डैम बनाया, स्कूल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, वो सारे संस्थान बनाए।
जिसने इस देश के लोकतंत्र को जीवित रखा। आपकी तरह रोना नहीं रोया। उसके बाद शास्त्री जी आते हैं। शास्त्री जी इस देश में जय जवान जय किसान का नारा देते हैं, हरित क्रांति लाते हैं। इंदिरा जी आती हैं। इंदिरा जी ने जमींदारी की प्रथा को खत्म किया, बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। और एक बात बता दो, दुर्गा स्वरूपा इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया। आपकी तरह ये नहीं बोला कोई घुसा हुआ नहीं है, ये नहीं बोला, हिम्मत दिखाई। आप तो चीन का नाम नहीं ले सकते। राजीव जी आए, उन्होंने आईटी और टेलीकॉम की रेवोल्यूशन दिखाई। और ये जो फोन आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जो इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हैं, जो चीजें आप इंटरनेट पे करते हैं, वो सब इतना दिन भर टीवी पर चरवंदन किए दिया। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूं कि इंडिया गठबंधन उन लोगों का गठबंधन है जो एक साथ मजबूती से खड़े हैं इस देश के संविधान की रक्षा के लिए। उसमें अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने समाजवाद की लौ, समाजवाद का दिया जलाए रखा है, जो कहते हैं कि यह संविधान है इसलिए मेरे जैसा पिछड़ा समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना, जान की बाजी लगाकर इसकी रक्षा करूंगा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी और बीजेपी के लोग उनके साथ क्या करें। वो मंदिर जाते हैं और शर्म आती है मुझे कहते हुए, एक पूर्व मुख्यमंत्री मंदिर जाता है और उसके जाने के बाद बीजेपी के लोग गंगा जल से वहां की शुद्धि करते हैं। ये जनता गंगा जल लेके खड़ी है, आपके जाने के बाद इस देश की शुद्धि करेगी। और अखिलेश यादव जी के साथ जो आपने किया उसका बदला ये जनता लेगी। एक बात और कहूंगी, मैं उस नेता की सिपाही हूं जो कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल चलता, जो मोदी सामने पुलिस वाला था, लाखों लोगों की भीड़ थी। राहुल जी ने कहा अगर इस देश की जनता ने मन बना लिया है कि मेरी सफेद टी शर्ट लहू से लाल हो जाए तो मुझे कोई गुरेज नहीं, मैं ये देश जोड़ूंगा और मैं चल के दिखाऊंगा। और इस देश ने उनको सर माथे पर रखा, महफूज रखा, सुरक्षित रखा। और कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब वो चल कर गए तो भारत को जोड़ने की ताकत हमारे गठबंधन में है, ये उन्होंने करके दिखाया। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगी। वीरेंद्र चौधरी आपके बेटे हैं, आपके घर के लड़के हैं, आपने उनको बड़ी मजबूती से विधायक बनाया, एक ऐसी लहर में विधायक बनाया जहां मुश्किल था चुनाव जीतना, और फिर भी आप उनके साथ खड़े रहे। आपने घमंड और अहंकार को तोड़कर वीरेंद्र चौधरी जी को चुना। और मैं आपसे, आपकी बेटी होने के नाते, हर्षवर्धन जी की बेटी होने के नाते हक से आपका वोट मांगती हूं और कहती हूं 6-6 बार के सांसद को बदल दीजिए, बदल दीजिए उस सांसद को जो आनंद नगर से गुगली जो एक कल कारखाना नहीं लगा पाया, बदल दीजिए उस सांसद को जो निचलौल और नौतनवा के तमाम हिस्सों को जलमग्न कर देता है, बदल दीजिए उस सांसद को जिसने इस जिले का विकास तो नहीं किया, अपना विकास बहुत किया। मैं युवाओं से खासतौर से एक लाइन कहना चाहती हूँ, वक्त बदल रहा है, बदलते वक्त की आहट नहीं, बदलते वक्त की दहाड़ बनो और सुनो कि वक्त कैसे बदल रहा है। वक्त बदल रहा है और आने वाला वक्त इंडिया गठबंधन का वक्त है, राहुल गांधी का वक्त है, ये वक्त अखिलेश यादव जी का है, ये दौर। और ये मैं जरूर कहना चाहती हूं, कोई तोड़ नहीं इस आंधी का, ये दौर है राहुल गांधी का। बदलते वक्त का हिस्सा बनिए, मजबूत न्याय योद्धा बनिए और याद रखिए कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप सब लोग प्रण ले लीजिए वीरेंद्र चौधरी को, अपने भाई को, अपने बेटे को सदन में पहुंचाने का। आपकी आवाज गूंजेगी और अगर उन्होंने काम नहीं किया, जो मुझे पूरी आशा है कि वो करेंगे, तो आपके साथ खड़े होकर मैं भी उनसे सवाल पूछूंगी। लेकिन मुझे पता है वो आपके बीच के हैं, आपका दुख, आपका दर्द, आपकी तकलीफ समझते हैं। वो कारोबार करने राजनीति में नहीं आए हैं। जरूर उनको अपना बहुमूल्य मत देकर विजयी बनाइए। बहुत कल एक